हाय फ्रेंड्स, हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 10 की पहला अध्याय वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के बारे में तो सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है। वास्तविक संख्या की परिभाषा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह होगा, एक जगह होगा, उस सभी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 5, 3, √3, √5, √7, पाई आदि और भी संख्याएं होंगे जो कि वास्तविक संख्या होगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या जो होती है यह दो प्रकार की होती है। पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। पहला हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसे हम यदि P/Q के रूप में लिख दें तो वह हमारा संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 1/2 है, इसको बराबर में हम P/Q लिखेंगे तो यह परिमेय संख्या है। 5/3 को हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो यह परिमेय संख्या है। 6/2 को हम परिमेय संख्या बटे में लिखेंगे तो परिमेय संख्या होगा। जैसे 5/3 है, इसके बराबर में हम P/Q लिख रहे हैं, तो 5 के बराबर में P और 3 के बराबर में Q है, तो यह P/Q के रूप में हुआ, इसलिए यह परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम 7 की बात करें तो इसके बट्टे में तो कुछ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के बट्टे में 1 रहता है, तो इसीलिए 7/1 हुआ। 7 के बराबर में P है और 1 के बराबर में Q है, तो इसे भी हम P/Q के रूप में लिख लिए। यह 7/1 भी एक हमारा परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं जैसे कि 22/7 भी परिमेय संख्या होता है। 22/7 यदि लिख दें तो यह भी P/Q के रूप में होगा और यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यदि बात करें हम 0 की, तो 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 किसी भी संख्या के बट्टे में हम 1 दे सकते हैं, तो 0/1 बराबर P/Q है, तो यह भी हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट के अंदर, रूट जो है, ये रूट का चिन्ह लगा हुआ है, ये रूट के अंदर वे सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। पूर्ण वर्ग मतलब कहने का मतलब उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। यदि रूट के अंदर होगा, उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √5, √7, √3, √13 और √17, इसका वर्गमूल तो निकलेगा, लेकिन इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यदि पूर्ण वर्ग नहीं निकले तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √5, √7, √3, √13, √17 आदि ये सभी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि 4/9 की बात करें तो 4 का पूर्ण वर्ग 2 होता है और 9 का पूर्ण वर्ग 3 होता है। √4 का पूर्ण वर्ग 2 और √9 का पूर्ण वर्ग 3, तो 2/3 को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, इसीलिए यह कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि रूट के अंदर जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है वह अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय होता है। रूट के अंदर यदि पूर्ण वर्ग निकल जाता है तो वह अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या होता है। एक बात याद रखना है कि
पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई को अपरिमेय संख्या माना गया है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का जो मान 22/7 होता है, यह 22/7 एक परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या तथा अपरिमेय के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें, ये परिमेय तथा अपरिमेय के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसे पहला नंबर, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार मतलब दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कट गया, कोई परिमेय संख्या है और वह उसका दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं, दशमलव प्रसार निकालने के बाद यदि पूर्ण रूप से कट जाता हो तो वह परिमेय संख्या होगा। जैसे 4.263, तो दशमलव के बाद जब ये कट गया तो यह संख्या परिमेय संख्या होगा। जैसे 3.528, दशमलव के बाद यह संख्या पूर्ण रूप से कटा हुआ था, तो उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। तो 7.348 यह पूर्ण रूप से कटा हुआ है, इसके बाद डॉट 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 नहीं है, तो ये सभी संख्याएं ये हमारा परिमेय संख्या होगा। दशमलव के बाद यदि पूर्ण रूप से कट जाता है तो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से कटने के बाद वह परिमेय संख्या कहलाता है। चलिए दूसरा नंबर हम ध्यान देते हैं, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद एक निश्चित अंक का पुनरावृत्ति हो रहा हो या उस निश्चित अंक के ऊपर सीरो रेखा लगा हो, ऊपर में जो रेखा लगा रहता है, ऊपर में जो रेखा लगा रहता है, जैसे ये रेखा है, ये रेखा लगा हुआ है, तो ऊपर में सीरो रेखा लगा हो तो वह परिमेय संख्या होगा। जैसे 4.245 है, तो ऊपर में जब सीरो रेखा हम लगा दिए तो यह भी परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब है कि 245 जो है यह बार बार आ रहा है, 245 245 245 245, तो 4.245 का पुनरावृत्ति निश्चित है और यह होते रह रहा है, तो इसीलिए हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे। 3.628 है, तो 3.628 के ऊपर में सीरो रेखा लगा दिया गया है, इसका मतलब है 3.628 628 628 एक निश्चित संख्या के साथ ये बढ़ रहा है, तो यह संख्या जो होगा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि उसके ऊपर में सीरो रेखा लगा दिया गया। अब तीसरा नंबर बात याद रखना है कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद किसी एक अंक का, दशमलव के बाद किसी एक अंक का पुनरावृत्ति तो होती है, लेकिन वह पुनरावृत्ति प्रत्येक बार अपनी संख्या बढ़ाता हो तो वह परिमेय संख्या होगा। जैसे कि पुनरावृत्ति होने के साथ साथ एक अंक प्रत्येक बार बढ़ाता जाता हो, जैसे देखिए कि 2.135 है, फिर 1 3 के बाद ये 5 जो है 2 ठो 5 हो गया, फिर 1 3 के बाद ये जो 2 ठो 5 है ये 3 5 हो गया, फिर 1 3 के बाद ये जो 3 ठो 5 है ये 4 ठो 5 हो गया। इस प्रकार यह लगातार ऐसा चलता रहेगा, तो यह संख्या जो होगा यह संख्या हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसके बाद आपने सुना कि इस दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद 5 एक ऐसा अंक है जिसका पुनरावृत्ति तो होता है लेकिन अपना संख्या भी बढ़ा रहा है, अतः यह अपरिमेय संख्या होगा। नोट में याद रखना है कि दो परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है। यदि दो परिमेय संख्या रहेगा उसके बीच में कहेगा कितना परिमेय संख्या है, उसका आंसर होगा अपरिमित होगा, अनेक होती है। तथा यदि दो अपरिमेय संख्या भी हो तो दो अपरिमेय संख्या के बीच भी अनेक परिमेय संख्या होती है, जिसकी संख्या अनिश्चित होती है। वो दो परिमेय या दो अपरिमेय संख्या के बीच जो अनेक होती है उसकी संख्या निश्चित नहीं होती है बल्कि अनिश्चित होती है। यह बात कक्षा 9 के अंतर्गत भी हम लोग पढ़े थे। अब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत होता है और दूसरा अशांत होता है। पहला हम शांत परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि शांत जिस परिमेय संख्या के हर
जिस परिमेय संख्या के हर, अंश और हर के बारे में जानते होंगे। अंश ऊपर ला को कहते हैं, हर नीचे ला को कहते हैं। हर के गुणनखंड में यदि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में हो तो वह शांत कहलाएगा। 2 पर पावर m और 5 पावर n के रूप में हो तो वह क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। m और n का मतलब कोई संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है। प्राकृतिक संख्या के रूप में यदि m और जीरो भी हो सकता है। पूर्ण संख्या सीधा समझिए कि m और n पूर्ण संख्या में हो तो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में हो तो वह संख्या जो होगा परिमेय संख्या, वो हमारा शांत कहलाएगा। जैसे 3/10 को ले लीजिए, तो 10 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 होगा, तो 2 गुना 5 हो जाएगा, तो यह परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। 61/8 को ले लीजिए, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार में टूटेगा, तो 2 आएगा, तो ऊपर भी ये शांत हो जाएगा। जैसे 25 3/125 है, 25 25 25 5 125, तो 5 3 गो 5 आ गया, तो 5 के रूप में आ गया, तो यह शांत हो जाएगा। जैसे 7/20 है, तो 2 दूनी 4 4 5 20, 2 भी है और 5 भी है, ये शांत कहलाएगा। आदि ढेर सारा अंक होगा। तो हर के गुणनखंड में केवल 2 भी हो तो वह शांत होगा, तथा हर के गुणनखंड में केवल 5 भी हो तो वह शांत होगा। केवल 2 हो तब पर भी शांत, और केवल 5 भी हो तब पर भी शांत होगा। अब हम बात करते हैं अशांत की। जिस परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के अतिरिक्त कोई दूसरा अंक हो तो वह अशांत होगा। 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के अतिरिक्त कोई दूसरा अंक यदि होगा तो वह अशांत होगा। जैसे 13/15, 17/18 और 12/21, ये सभी, इसमें 5 भी है और 3 भी है, 3 5 15, ये 18 भी है, 3 6 के 18, तो 3 भी आ गया, 3 7 21, 7 भी है, 3 भी है। ये सभी संख्याएं जो होगा ये अशांत होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के अतिरिक्त और दूसरा संख्या भी है, इसीलिए यह संख्या जो है हमारा ये अशांत होगा। ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि यदि परिमेय संख्या ऊपर नीचे कटने वाला हो, जैसे कोई संख्या दिया है उसको कटाना हो, तो यदि परिमेय संख्या ऊपर नीचे, अर्थात ऊपर नीचे को समझिए अंश और हर, कटने वाला हो तो उसको कटाने के बाद ही शांत या अशांत का निर्धारण करेंगे, नहीं तो मेरा आंसर गलत भी हो सकता है। पहले यह देख लेंगे कि शांत और अशांत बीच में कट भी रहा है, यदि वह कटने वाला हुआ तो पहले कटा देंगे, तब जाके शांत और अशांत का निर्धारण करेंगे, नहीं तो यह गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस अध्याय में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, इस अध्याय में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की चर्चा है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर है क्या चीज, इसकी परिभाषा हम जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक मतलब पॉजिटिव, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार हो। तो 2 संख्या पूर्ण संख्या हमको दिया है a और b, और ये पूर्ण संख्या ये q तथा r है, इस प्रकार हो जैसे a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r हो। इसका हिंदी अर्थ जो होगा इसका हिंदी अर्थ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। इसमें b का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, ये जो b का मान होगा यह कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, तथा r का मान जो होगा यह 0 से बड़ा या बराबर होगा r का मान, और छोटा होगा b से। 0 से बड़ा या बराबर होगा r तथा छोटा होगा b से। अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन सूत्र का प्रयोग जो होता है वो HCF निकालने में करते हैं। जब तक r का मान 0 ना हो जाए तब तक चरण को दोहराते रहेंगे। जब r का मान 0 हो जाए तब जो
तब जो b का मान होता है वह हमारा HCF होता है। ये जो b का मान होगा निकालने के बाद यदि 0 आ जाए तो यही b का मान हमारा HCF होगा। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सूत्र का प्रयोग कोई धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक के वर्ग या धनात्मक पूर्णांक के घन के रूप में सिद्ध करने में किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सूत्र का प्रयोग धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक के वर्ग या धनात्मक पूर्णांक के घन के रूप में सिद्ध करने में करते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सूत्र का खोज के बारे में हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सूत्र का खोज यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने 9वीं शताब्दी में किया था और एल्गोरिथ्म शब्द फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी ने के नाम से लिया गया है। ये एल्गोरिथ्म शब्द जो है ये अल-ख्वारिज़मी नाम से लिया गया है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सूत्र का खोज यूक्लिड ने 9वीं शताब्दी में किया था। अब हम लोग जानते हैं कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय। अंकगणित आधारभूत प्रमेय आखिर है क्या चीज? यदि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में खंडित किया जाए, यदि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में खंडित किया जाए तो उसे अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे 140 को यदि हम तोड़ें तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 जो है ये 2, 5 और 7 ये अभाज्य संख्या है। ये है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम तोड़ दिया अभाज्य संख्या के रूप में, तो भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो यहाँ इसका गुणनखंड 2 से अधिक है तो यह भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में तोड़े। यहाँ 140 तो भाज्य संख्या है लेकिन इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में खंडित किया गया है। तो अंकगणित आधारभूत प्रमेय का प्रयोग, ये जो अंकगणित आधारभूत प्रमेय का प्रयोग होता है, अंकगणित आधारभूत प्रमेय का प्रयोग HCF तथा LCM ज्ञात करने में किया जाता है। HCF और LCM यदि निकालना हो तो हम लोग ये अंकगणित आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पहले अब दो परिभाषा जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या आखिर क्या है। वैसा संख्या जो 1 से कटे या स्वयं से कटे अथवा इसके अलावा किसी दूसरे अंक से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जैसे हम बात कर ले 5 की, तो 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी संख्या से वह पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, इसलिए यह जो संख्या है वह अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्योंकि यह 1 से करता है और 2 से करता है, इसके अलावा किसी से भी नहीं करता है और यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या है। कि वैसा गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या का गुणनखंड हो, वैसा गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या का गुणनखंड हो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो अभाज्य संख्या केवल गुणनखंड यदि होगा उसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई प्राकृत संख्या ले लिए हम n के लिए यदि किसी संख्या पर घात n हो, कोई संख्या ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या और उस प्राकृतिक संख्या n को किसी संख्या का हम घात n बना लेते हैं, n हो तो वह शून्य पर तब समाप्त होगा जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 होगा। यदि 2 गुना 5 होगा तो वह उसके अंत में शून्य होगा। यदि 2 गुना 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं हो तो वह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 2 गुना 5 के रूप में यदि होगा तो वह शून्य पर समाप्त होगा और 2 गुना 5 के रूप में यदि नहीं होगा तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अंक गणित में एक बात अंत में एक बातें और कि किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए उसे उसके विपरीत मानते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या है तो परिमेय मानते हैं तथा उसे P/Q के रूप में लिखकर हल करके उसे सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे और आपको कहते हैं कि लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।